जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। तो आज का टॉपिक जो होगा, लास्ट क्लास होगा आज की क्लास 10th मिशन 2023 के लिए। ये जो अंतिम प्रहार का अंतिम क्लास, गणित के महत्वपूर्ण सवाल इस पाठ में हम लोग कवर करेंगे, जो कि लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर दोनों प्रश्न का माध्यम होगा, जिसमें हम लोग रचनाएं चैप्टर 11, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 12 और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन जो कि चैप्टर 13, और ये सांख्यिकी हमारा स्टैटिक्स जो होगा चैप्टर 14। हम लोग इन 4 चैप्टर को हम लोग एक ही सवाल एक ही चैप्टर में अर्थात एक ही टॉपिक जो अंतिम क्लास होगा इसमें हम लोग कवर कर लेंगे और महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग जान लेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए हम लोग इसके महत्वपूर्ण अंतिम क्लास में। तो आज के लिए तब तक मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबका दिन शुभमय हो और आप अपने माता पिता और अपने जो कि आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं अपना तथा उनका सपनों को साकार करें। बेस्ट ऑफ लक। तो चलते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण सवाल की ओर। इसके महत्वपूर्ण सवाल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 11 से। सबसे पहले देखिएगा, रचनाएं जो चैप्टर शुरू होगा चैप्टर 11 का। रचनाएं में कुछ इस तरह से सवाल आएंगे, हम लोग इसको देख लेते हैं। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम लोग देखेंगे। जैसे डायरेक्ट दे देता है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित करें। अनुपात में विभाजित करें और इसे मापिए अब देखिएगा इसका सवाल थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। देखिए हमारे पास यहाँ जो है ना, मतलब मैं आपको हिंट्स दूंगा, आप अपने डिवाइडर और इंची के माध्यम से माप करके खींचिएगा और जितना भी ड्राइंग कीजिएगा सबसे पहला आपको याद रखना है, ड्राइंग करने के लिए हमारे पास अच्छे से मतलब ड्राइंग करने के लिए वहाँ जो होगा पेंसिल, रबर और साथ ही साथ वहाँ जो रबर के साथ साथ कटर जो होगा उसको ले लेंगे और साथ ही साथ चांद भी वहाँ होना चाहिए और स्केल। ये 5 चीज़ हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए इस रचना को लेने के लिए। रचना का सवाल हर बार पूछा ही जाता है, इसलिए रचना को मैंने कवर किया हुआ है। तो देखेंगे इस सवाल में कुछ इस तरह से करना। सबसे पहले हम अपने इंची लेंगे, कुछ इंचियाँ लेंगे इस तरह से, जैसे कि हमारे पास देखिए इंची के तौर पर ये हैं, इसी से हम लोग काम चलाएंगे, हम इसी से काम चला लेते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ 7.6 सेंटीमीटर लंबा दिया है, 7.6 सेंटीमीटर यहाँ लंबा दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से एक जो लेंगे 7.6 सेंटीमीटर लंबा लेंगे। मान लिया जाए, हम लोग यहाँ काल्पनिक ही मानेंगे क्योंकि हमारे पास ये इंची नहीं है इतना लंबा। 7.6 सेंटीमीटर लेंगे। आप भी डिवाइडर से नाप लीजिएगा। 7.6 सेंटीमीटर यहाँ तक हम लोगों ने नाप लिया। मैं आपको जो ना अभी आप लोग बनाएंगे नीचे डायरेक्ट 13 तक लेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बनाता हूँ। 5.8 है, 5.8 है। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप पराकार लीजिएगा, जिसको हम लोग डिवाइडर भी जानते हैं। डिवाइडर हालांकि विभाजन करने वाला होता है। पराकार जिसमें हम लोग पेंसिल को रखते हैं उसका माप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसको हल्की से फैला करके उसको माप यहाँ रखिएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे 60 डिग्री का कोण बना लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट खींचिएगा। यहाँ से क्या करना, ये बिंदु पर आपको पराकार लेना है। पराकार लाए हैं, नहीं लाए हैं तो लाइए उसको जाकर के यहाँ पराकार यहाँ से लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से जो हम खींचेंगे तो यहाँ से जो हम लोग कट करेंगे ये हमारा डायरेक्ट 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिर हम लोग यहाँ भी वही हाल करेंगे, जस्ट यहाँ से खींचेंगे, फिर यहाँ से हम लोग कट करेंगे, ये भी हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, जस्ट इसको लीजिएगा। जस्ट इस तरह से लेने के पश्चात, छोटा वाला कहाँ चल गया, तो इस तरह से हम लोगों को करना क्या है, यहाँ से आपको ये खींचना है
और याद रखिएगा ये जो खींचना है आप सेम टू सेम खींचिएगा। इस तरह से हमारा ये काटन बिंदु होगा, ये जो हमारा काटन बिंदु होगा यहाँ से। अब देखिएगा यहाँ जो आपको डिवाइड करना है बिल्कुल बराबर, इधर जितना करेंगे डिवाइड उतना भी इधर भी करेंगे। 5:8 ये 5:8 है ना, तो अर्थात 5:8 जो है, ये 5:8 जो है, इसको आप पहले क्या कीजिएगा, बिंदु ए मान लेंगे, ये बिंदु बी मान लेंगे, यहाँ दिया हुआ। यहाँ से आप डिवाइड करने के लिए देखिएगा, ये डिवाइड करने के लिए जो पॉइंट लेंगे छोटा सा, ये .1, .2, .3, .4, .6, यहाँ तक 5, 6 इस तरह से लेंगे। अर्थात कहने का आशय A1 जो भी लीजिएगा दोनों बगल बराबर काटना है, तब तो मिलेगा A2, A3, A4, A5 और A6 यहाँ तक ले लेंगे एक्स्ट्रा भी। फिर यहाँ B से करेंगे A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7, B8, आगे भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, B9 तक लेकर जाएंगे। ये हो जाएगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 और B9। हालांकि देखिए आप ऐसे ही खींच सकते हैं, क्या उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको ये जो होता है हमारे लिए बहुत ही इजी मेथड होता है, ये नहीं पूरेगा, तो इसी से हम लोग बड़ा वाले से ही लेंगे। अब वहाँ क्या बोला है 5:8 अर्थात 5:8 ना बोला है, तो आप ले लीजिएगा A पर 5 और A वाले B के 8 वाले को मिला दीजिएगा। A5 B8 वाले को क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ मिला देना है। B5 और 8 वाले इसको जो क्या करना है, इसको डायरेक्ट यहाँ मिला दीजिएगा। और एक बात को यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जितना भी ये काटन बिंदु होगा ये जो बड़ा हो जाएगा हल्की सी मिटा देंगे, हल्की सी मिटाएंगे, लेकिन पूर्णतः इसको मिटाना नहीं है। याद रखिएगा जो भी काटन बिंदु लीजिएगा, जो भी वर्क कीजिएगा उसको मिटाइएगा नहीं, उसको क्या करना है, मिटाना नहीं है। अगर मिटा देंगे तो सवाल में नंबर कट जाएगा, इसीलिए मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिएगा। जब हम वर्क किए हैं तो करने ही है। अब यहाँ कहना इसको मापना है, इसको मापने के लिए क्या कीजिएगा, आप तुरंत इसको फटाक से यहाँ से डिवाइड इंची लीजिएगा, अर्थात स्केल लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिएगा। उसके साथ जो भी यहाँ हो जाएगा, ये काटन बिंदु है प्रतिच्छेदी बिंदु, ओ लिख देंगे उसको। तो ए ओ बराबर डायरेक्ट आप इंची से अंजन स्केल से माप कर लिख दीजिएगा। फिर ओ भी बराबर भी आप माप करके लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आई? इस तरह की रचना कैसे करना है, जब भी डायरेक्ट ये वाला रचना आएगा, जब भी डायरेक्ट ये वाली रचना आएगा तो आपको इस तरह से फिगर बना देंगे। इमेज बनाने के बाद हमारा रचना क्लियर। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई? ये किसमें, ये यहाँ डिवाइडर इंची लेना है, इंची को यहाँ से यहाँ तक रख देना। वो जो स्केल होगा यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक जो उसका माप आएगा ना, जो उसका माप आएगा उसको आप यहाँ लिख देंगे, जितना भी सेंटीमीटर आएगा उसको लिख देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक में जो माप आएगा उसका मान हम लोग यहाँ लिख देंगे, लिख देंगे। समझ में आई? यहाँ तक आपको ये माप करके लिख देना, ये भी आपको माप करके लिख देना, दोनों को माप करके यहाँ लिख देंगे। ये हमारा माप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, माप। आप देखिएगा रचना का एक और नियम आता है, जो रचना के चरण हम लोग करते हैं। रचना के चरण, रचना के चरण भी करते हैं। रचना के चरण लिखना हमको बहुत जरूरी है कि पहले चरण में देखिए हम लोगों ने क्या किया, पहले चरण में क्या, ए बी लिखेंगे, रेखाखंड ए बी को 7 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचा। क्या लिखेंगे यहाँ, जो जो वर्क कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप वही चीज यहाँ उतार देना है। फिर रखेंगे कोण ए को केंद्र मान करके, कोण ए को केंद्र मान करके 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक चाप खींचा, और साथ ही साथ इसमें से एक रेखाखंड खींचा। ये रेखाखंड खींचा, ये एक्स हो गया, ये मान लिया जा हुआ है ए एक्स रेखाखंड खींचा। ए एक्स रेखाखंड क्या मैंने खींचा, और इसके प्रत्येक काटन बिंदु पर मैंने एक बिंदु किया। फिर बी को केंद्र मान करके एक चाप रखते हुए मैंने बी वाई रेखाखंड खींचा। फिर इसके काटन बिंदु को लिया। फिर उसके बाद बिंदु A5 और B8 को हमने मिला दिया। इस तरह से AO बराबर OB डायरेक्ट हमारा माप क्लियर हो गया। जो वर्क करना है वही चीज यहाँ चरण में लिख देना। जैसे तुमको लिखने के लिए आता है, चरण में लिखने के लिए मत छोड़िएगा, लिखना है तो बस लिख दीजिएगा इसमें चरण। समझ में आई? फिर आगे सवाल को देखते हैं। इसके आगे सवाल में रचना के चरण लिखने के लिए मत छोड़िएगा इसमें। अब कहिएगा फिगर बना देंगे तो सिर्फ सवाल ने नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा नंबर।
सवाल बनाने पर नंबर मिलेगा बट पूरा नंबर नहीं मिलेगा। रचना के चरण लिख दीजिएगा तो अब वो समझ में आ जाएगा उसको, और ताकि जो ना उसको अनुभव हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दूसरे नंबर सवाल में आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना करें। एक त्रिभुज की रचना करें और फिर इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करें। इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/गुनी हो। त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। 2/3 गुनी हो। अब देखिएगा सवाल को थोड़ा सा यहाँ आपको क्या करना है। सवाल वही है, कहता है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना करना है। सबसे पहले हम लोगों को एक सिंपल सा त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ सवाल आता है हमारा कि भुजा कौन सा लेना चाहिए। पहले नीचे आधार जो है ये भुजा कौन सा लेना चाहिए, तो आपको यहाँ ध्यान देंगे कि कितना गुना है ये 2/3 है ना, तो 2 + 3 कर दीजिएगा। 2 + 3 जब हम कर देंगे टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 5। देखेंगे अगर हमारा 5 वाला इसमें दिया हुआ ही है तो सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले नीचे में जो आधार लेंगे 5 सेंटीमीटर ही आधार लेंगे। 5 सेंटीमीटर ही आधार हमको लेना है, याद रखिएगा इसमें। तो ये जो दिया है, और एक बातें याद रखिएगा इसमें 2/3 गुनी है। कितने गुनी है, 2/3 गुनी है। तो जब ऊपर का मान, अंश का मान जो होता है हर के मान से कम रहता है, तो याद रखिएगा समरूप त्रिभुज जो बनेगा त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। अगर ऊपर में मान ज्यादा हो जाता, जैसे मान लिया जाए यही बात 3/2 रहता, तो त्रिभुज के बाहर एक एक्स्ट्रा में त्रिभुज बनाना पड़ता समरूप करने के लिए। लेकिन यहाँ 2/3 है, इसलिए त्रिभुज के अंदर में ही आएगा त्रिभुज। इसलिए हम लोग इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमको भुजा लेना है 5 सेंटीमीटर। स्केल निकाल कर आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम लेंगे 5 सेंटीमीटर। यहां से आप 2-4 कट्ठा जमीन खरीद लीजिएगा त्रिभुज बनाने के लिए। त्रिभुज आकार ये 5 सेंटीमीटर का हमने ये जमीन खरीद लिया है, अर्थात 2-4 कट्ठा हो ही जाएगा। ये 2-4 कट्ठा हो जाएगा ना, ये 2-4 कट्ठा हो ही जाएगा ये। फिर क्या कीजिएगा, ये हो गया हमारा ए, ये बी हो गया, 2 बिंदु हो गया ना, 2-4 कट्ठा हो जाएगा। ये हम घर बना लेंगे 4 मंजिल के बदले और बिल्डिंग बना लेंगे हम। यहाँ ए बी है ना, तो यहाँ से करना क्या है, अब देखिएगा भुजा बचा है 4 सेंटीमीटर, फिर लिखना 6। ई नहीं कि यहाँ से 4 खींच दीजिएगा, इधर से 6 खींच दीजिएगा अपने मन जी, नहीं। आपको पराकार में जो है ना, पराकार को थोड़ा सा बड़ा करना या डिवाइडर लेना है। आपको 2 सुई वाला डिवाइडर लेना है, 4 सेंटीमीटर मापना। क्या करना, उसमें 4 सेंटीमीटर माप लीजिएगा, उसको खींचना नहीं है, यहाँ उसको रखिएगा। यहाँ रख करके जहां भी जाएगा उस पर क्या कीजिएगा, डायरेक्ट कट का चिन्ह यहाँ जो जहां भी जाएगा धंस देना, कस करके जोर से धंस देना, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ सिर्फ पॉइंट लगा करके छोड़ देना है। आगे देखते हैं 6 सेंटीमीटर। फिर उसी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद हमारा 6 सेंटीमीटर लेंगे। क्या लेंगे, 6 सेंटीमीटर। बी को केंद्र मान करके उसको क्या कर देंगे, यहाँ से क्रॉस, ऐसे यहाँ से लेंगे, ऐसे कर देंगे। फिर बी से लेंगे, फिर हमारा इस तरह से हो जाएगा। उसको जहां भी काटन बिंदु होगा वहीं से इसको क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। वहीं से क्या करना, इसको मिला देना, वहीं से इसको मिला दीजिएगा। देखिए तो
मिला देंगे, थोड़ा सा बड़ा करके जो है ना, थोड़ा सा ये जो हमारा ये वाला जो ये छेड़छाड़ हुआ है ना इसके साथ, इसको लिखना ही है, अर्थात ये जो है इसको दिखाना ही है कि हमने वर्क किया, इधर मुझ बनिए खींच दिया, वैसे देख लेगा कहेगा मुझ बनिए खींचा है, तो ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करना है, ये जो हमारा काटन बिंदु बनेगा ना, ये काटन बिंदु, ये एक्स का चिन्ह जो बनेगा दिखना चाहिए कि हमने कट किया है। यहाँ तक ठीक। ये कितना हो गया 4, ये कितना है 6। अब देखिए हमारे पास भाई त्रिभुज बन गया है। क्या बन गया है? त्रिभुज। अब करना क्या है, अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसमें कि बाहर लेकर जाना, इसको नीचे की तरफ, अर्थात इसके समरूप खींचना। तो यहाँ क्या कीजिएगा, बी को केंद्र मानिएगा, डिवाइडर में थोड़ी सी बड़ी करनी है, 60 डिग्री का कोण बनाइएगा। यहाँ से लेंगे तो इस तरह से कट करेंगे, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां से हम रेखा को खींचेंगे नीचे की तरफ। कहां खींचेंगे? नीचे की तरफ हम लोग खींच लेंगे। यहां से फिर हम लोग विभाजन बिंदु करेंगे, जो भी विभाजन बिंदु लेंगे, ये हमारा 1 2 ये 3 ये 4 बराबर लीजिएगा आप, 5 ये हो जाएगा हमारा x, यहां तक x ले लिए। a पर पावर a1 a2 a3 a4 a5 यहां तक लिए, a5 तक। अब देखिएगा नीचे में बड़ा है तो ये 3 पर से क्या करना, ए का 3 पर से जो है डायरेक्ट यहां मिला दीजिएगा। ए का 3 जो है ना यहां से डायरेक्ट क्या कर देना, मिला देना। यही तो एक खासियत है किसका, नीचे में अगर बड़ा जो रहेगा तो जितना भी होगा डायरेक्ट पॉइंट पर से मिला दीजिएगा। क्या करना है, इसको डायरेक्ट पॉइंट से मिला देना है। और दो पर ऊपर में 2 है ना, तो यहाँ फिर पॉइंट लीजिएगा, यहाँ आप 60 डिग्री का कोण बनाइएगा। क्या बनाना है यहाँ 60। यहाँ जब हम 60 खींचेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, कुछ इस तरह से हमारी रचनाएं बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये पॉइंट होगा, ये जो हमारा पॉइंट हुआ A2 का जो पॉइंट हुआ, यहाँ तक हमारा एक खींचाया, तो ये हमारा एक बिंदु बन गया। यहाँ क्या होगा, ये जो मैंने 2 पर से खींचा, 2 पर से क्यों खींचा, यहाँ 2 बोला है, 2 पर से खींचा, ये क्या हुआ हमारे पास एक बिंदु बना ना एक बिंदु। फिर ये हमारा एक बिंदु हुआ, यहाँ से हमने 60 न लिया है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 60 बनाएंगे। यहाँ क्या करेंगे हम फिर से 60 बनाएंगे, ये इस तरह से बनेगा ना एक काटन बिंदु। फिर यहाँ से क्या करना, इसको मिला देना है, इसको क्या करना है, मिला देना। देखिए तो जस्ट सेम टू सेम एक त्रिभुज बन गया। यहाँ ए पर पावर हो जाएगा, ए पर क्या हो जाएगा, पावर। देखिए तो यही तो कहना था, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप बना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या बना, दोनों समरूप बना। और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, देखिए दोनों त्रिभुज समरूप बन गया, तो समरूप त्रिभुज बना। यही था हमारा रचना। इसी प्रकार से रचना करना है। समझ में आ रही है, सवाल समझ में आ रहा है? ये सवाल आनी है, सवाल आएंगे तो आएंगे, इस टाइप का रचना आएंगे तो आएंगे। समझ में आ रही ना। देखिए फिर से मैं बता देता हूं आपको, 2/3 रहेगा, तो अगर 2/3 नीचे में बड़ा रहेगा तो त्रिभुज के अंदर में ही त्रिभुज बनेगा, जैसा कि ये बना, त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज बना। अगर यही बात अगर 5/4 आ जाती तो क्या करते, 5 बड़ा है, 5 वाले के पास खबर भेजते, ये बड़ा करते, तब बाहर से खींच देते। अब आप अंदर वाले और बाहर वाले दोनों तरीके से कवर कर लेंगे, हो जाएगा ना, अंदर और बाहर दोनों हो जाएगा ना। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आई। रचना के चरण अब आते हैं। रचना के चरण क्या करना है, जस्ट रचना के चरण, वही बात जो मैंने बोले हैं, रचना के चरण, रचना के चरण वाली बात कैसे करना है। रचना के चरण, सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर ए बी 5 सेंटीमीटर भुजा का एक रेखाखंड खींचा। फिर ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड और बी को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड को मिला करके एक त्रिभुज ABC की रचना कर दिया। ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए को केंद्र बिंदु मान करके एक चाप लेते हुए AX एक रेखाखंड खींचा, जिसमें A3 पर से और A3 और AB को डायरेक्ट मिला दिया। फिर A2 को केंद्र बिंदु मानकर चाप लेते हुए 60 डिग्री का कोण बनाकर एक रेखाखंड खींचा। फिर A2O को मिला दिया, डायरेक्ट जो किए हैं मिला देना। फिर O को केंद्र बिंदु मान करके एक चाप लेते हुए एक OA पर पावर रेकरिंग वाला जो है एक रेखाखंड खींचा और उसको हमने क्या किया, मिला दिया। इस तरह से हमारा त्रिभुज ABC के समरूप एक A पर पावर और O एक समरूप त्रिभुज बन गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया, समरूप त्रिभुज बन गया।
हालांकि जो चीज हमको लिखना चाहिए वो चीज मैं सिर्फ आपको बोल दे रहा हूं, रचना के चरण में आपको जिस तरह से समझ में आएगा बता दे रहे हैं। जो जो वर्क कीजिएगा आप रचना के चरण में वो लिख दीजिएगा, ठीक है। जो वर्क कीजिएगा वो लिख दीजिएगा, वो हो जाएगा रचना के चरण। ठीक, तो अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। इसके 11वें अगले सवाल में ये हमारे रचनाओं के सवाल हैं। कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की रचना करें। स्पर्श रेखा की क्या करें? रचना करें। अब देखिएगा सवाल कुछ इस तरह का सवाल आते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले एक वृत्त है। क्या है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहले खींच देंगे, फिर बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए और दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। सबसे पहले हमको देखिएगा स्टेप बाय स्टेप पर लीजिएगा। पहले कहता है 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे तो प्रकार लेंगे, हम लोग पेंसिल रखे हुए तो थोड़ा सा लंबा करेंगे और स्केल के पास लेकर जाएंगे और 3 सेंटीमीटर माप लेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग? 3 सेंटीमीटर को नाप लेना है। जैसे ही आप पराकार को लीजिएगा कुछ इस तरह से पराकार आएगा, आप पराकार को घुमा करके वृत्त बना लीजिएगा। तो चलिए हमने यहाँ केंद्र बिंदु रखा, मान लिया जाए ये हमारा, नीचे से लेते हैं, यहाँ से हमारा जैसे कि मान लिया जाए ये हमारा एक वृत्त बन गया। मान लिया जाए, हम तो काल्पनिक हैं, मान लिया जाए ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। कितना है ये? 3 सेंटीमीटर। मान लिया जाए हमने ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ये सेंटर लाइन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। इधर 3 है, 3 9 3 हो जाएगा। अब देखिएगा फिर आगे कहता है केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों बगल 7 7 होना चाहिए। कहां से? केंद्र से। इधर से 3 है ये ना, इंची लीजिएगा या डिवाइडर से, तो वहां 7 उसको नाप लीजिए। 7 जैसे ही 7 लेंगे आप कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह की रचनाएं बनेगी, कुछ इस तरह से बिंदु बाहर जाएंगे, कुछ इस तरह से बाहर जाएंगे। अर्थात यहां से भी 7 इधर, यहां से भी 7 इधर। अर्थात टोटल मान आप डिवाइडर में यानी इन स्केल में बड़ा वाला स्केल लेकर जाना, इसके लिए बड़ा वाला स्केल 30 सेंटीमीटर वाला, तो यहां से यहां टोटल 14 सेंटीमीटर का ले लेंगे। यहां से एक शॉर्ट मेथड से 7 इधर का 7 इधर का, 7 दूने कितना हो जाएगा? 14। तो 14 सेंटीमीटर यहां से वहां डायरेक्ट हम लोग खींच देंगे। खींच दिए, क्योंकि केंद्र से 7 है, केंद्र से इधर से 7, केंद्र से इधर 7, 7 7 14 हुआ। फिर हम लोगों को करना है क्या कि PQ बोला है लिखने के लिए, यहां हमने PQ लिख दिया। कोई दिक्कत? वो बोला था जो हमने कर दिया PQ। फिर कहता है इन दोनों बिंदुओं पर से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा आप ऐसे क्या कीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, हो जाएगा ना। ऐसे नहीं करना, ऐसे जैसे किए हिसाब गयो। आपको रचना करने के लिए करना क्या है, यहां से आपको डायरेक्ट अब एक और 2 वृत्त की रचना करना पड़ेगा।
सबसे पहले हम इसको आधा करेंगे, यानी 2 वृत्त लेंगे तब तो आगे कुछ होने वाला है। यहाँ से देख लीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे। क्या करना है इसको, आधा, आधा करेंगे ना। तो यहाँ जब क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर अब डिवाइडर को लेंगे। आधा कैसे करेंगे, 7 सेंटीमीटर डिवाइडर को लेना है, दोनों पार में इसको क्या करना है, बराबर कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक, किसको, वो जिसमें पेंसिल फंसा होगा उसको। यहाँ से केंद्र बिंदु रख करके हम यहाँ मिलाएंगे, फिर नीचे भी ले लेंगे, फिर यहाँ से कीजिएगा, कुछ इस तरह से कटेगा, वृत्त के थोड़ा सा बाहर जाएगा, वृत्त के थोड़ा सा बाहर जाएंगे, क्योंकि 3 है इधर, 7 का आधा 3.5 होगा, तो वृत्त के थोड़ा सा बाहर जाएगा। फिर इधर करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इधर से काटेंगे, कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से। मान लिया जाए, काल्पनिक है ना, कुछ भी हो सकता है, बिहार है, जैसे कि मान सकते हैं तो या मान लिए ये इंची स्केल है तो या स्केल है, मान लेंगे। मानने से सब कुछ हो जाता है, मानने से तो भगवानों मिल जाता है। तो ये तो हिसाबे हैं। ये काटन बिंदु मान लिया जाए, ये था हमारा, मान लिया जाए काटन बिंदु ये था हमारा। फिर इधर इसका भी काटन बिंदु थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये काटन बिंदु फॉल्स हो गया, इधर ले लेंगे, इधर से ये हमारा काटन बिंदु हो जाएगा। और इसको सबसे पहले आप नाम दे दीजिएगा, ई एम हो गया, ई एन हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, दे दीजिएगा, कुछ माप दे दीजिएगा। यहाँ तक दे दिए ना। अब आपको करना क्या है, 3.5 3.5 आप ये पूरा रेकरिंग में खींचना है। इसको क्या करना है, रेकरिंग में खींचना है। आप ये पूरे हमने मिला दिया, इसको हम भी पूरे मिला दिए। इसको करना क्या, आपको रेकरिंग में खींचना है। रेकरिंग मतलब डॉट डॉट में, कल्पना किए हैं ना, इसको हमने कल्पना किए हैं। केंद्र बिंदु पर आकर के इसको डायरेक्ट कीजिएगा। ये हमने कल्पना किया, इसका जस्ट फिर लेंगे हम लोग डॉट से, हो गया है। ये डॉट तक लिया मैंने, यहां तक ले लिए ना। फिर अब आपको क्या करना, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, केंद्र बिंदु ये हो गया ना। यहां से आप देखिएगा, आप बराबर कर लेना, वो डिवाइडर को मोड़ लेना, अर्थात पराकार जो है उसको क्या करना है, मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद यहां से लीजिएगा, ये जो सेंटर पॉइंट होगा दोनों बगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां से ये बिंदु और ये बिंदु दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से केंद्र रख करके कुछ इस तरह से इमेज बनेगा, कुछ इस तरह से वृत्त बनेगा, बना देंगे इसको केंद्र बिंदु रख करके। फिर इधर से भी वही हाल करना, इधरों से वही रसगुल्ला बनाना है, ये वाला बन गया, बनाना। अब देखिएगा, अब बना हमारा वृत्त। अब इस पर रचना कर देंगे। अब इस पर क्या करेंगे, हम खींच देंगे स्पर्श रेखा। अब मिला देंगे ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब इसको खींच दो। अब यहां से हमने इसको रचना करवा दिया। देखिए यहां से हमने आपको रचना करवा दिया। अब ये रचना हो गया। अब देखिएगा, काटन बिंदु लिखिए दिए हैं, बी ए बी लिखिए दिए हैं, ये सी हो गया, मान लिया जाए ये डी वाई, ये केंद्र बिंदु ओ हो गया, ई हो गया आपका सी पर पावर, या तो मान लिया जाए डी हो गया, ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, जो मन में आए लिख दीजिए आप। एच हो गया, आई हो गया, ठीक है। आप इस तरह से लिख दीजिएगा। आप ये जो ना मतलब लेटर लिखने के लिए नहीं भूलिएगा, लेटर लिखिएगा इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको दिख जाएगा कि पिक्चर किस प्रकार से बनाया, नहीं तो कॉपी उल्टाना पुल्टाना पड़ेगा ना उसको, कि कॉपी किधर से बनाए, उधर से बनाए, उधर से, यानी आपको दिखाना पड़ेगा इधर से बनाए या इधर से बनाए, यानी उल्टाना पुल्टाना पड़ेगा। इसलिए हमको यहाँ क्या करना है, ए और बी को सही से लिखना है। ए और बी को क्या करना है, सही से आपको लिख कर प्रदर्शित कर देना कि हमने इस तरह से बनाया। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये जो काल्पनिक पिक्चर बनाए हुए हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हालांकि आप इसका रिवीजन जो आप अपने स्केल से अच्छे तरीके से माप कर कीजिएगा। समझ में आ गई ना।
तो चलते हम लोग अगले चैप्टर्स में। इस चैप्टर में हम लोग इतना ही। अब इस तरह का जो सवाल आएगा आप तो थोड़ा सा अभी इस तरह से मैनेजिंग कर सकते हैं और आप बना सकते हैं, बना लेंगे ना। चलिए आगे सवाल को देखते हैं हम लोग। चैप्टर 12 में आते हैं, वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल में आते हैं। ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक होगा जो कि जल्द से जल्द बन जाएगा। जितना सवाल इसमें आने की संभावना है जैसा कि पूछा जाता है वैसा ही सिर्फ हम करा रहे हैं आपको कवर। अब देखिएगा सवाल में बहुत ही अच्छा सा सवाल है, चैप्टर नंबर 12 बता रहे हैं हम आपको। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हैं। परिधियों के योग के बराबर है। अब सवाल देखिएगा थोड़ा सा इस तरह का इंपॉर्टेंट सवाल, कहीं परिधियों का योग के बराबर है, कहीं क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो आपको करना क्या है, दो गो वृत्त है ना, चलिए बना दीजिएगा। ये छोटा छोटा नथिया बना दीजिएगा। ये नथिया, ये जो पहनती है ना नाक में, वो छोटा छोटा नथिया जो है ना, इसको बना दीजिएगा। ये 19 सेंटीमीटर का है और ये 9 सेंटीमीटर, थोड़ा सा छोटा ही होगा ये नथिया। ये साइकिल का रिम वाला जो है ना, ये थोड़ा सा ये छोटा सा हो गया। फिर इसको बड़ा करके एक बड़का ठो बनाते हैं। ये दो गो छोटा छोटा नथिया जो होता है ना, इसको पिघला करके एक बड़ा वाली बना देते हैं। ये हमारा 19 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 9 सेंटीमीटर हो गया। मान लेंगे यहाँ से केंद्र बिंदु को स्थापित करते हुए ये 19 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। मान लेंगे बड़का का जो ना, ये बड़का जो ये जो पहनते हैं कान में, क्या कहते हैं उसको, वो कान में जो पहनते हैं क्या कहते हैं उसको, साइकिलिक रिम, साइकिल का रिम कहते हैं उसको। और रिंग जो होता है वो कान में पहनने वाला बाली कहते हैं। ओ हाँ, बुलाइए गए थे हम, बालियन कहते हैं। तो यहाँ हमारा 19 सेंटीमीटर का छोटा छोटा है नथिया होगा, ये भी नथिया होगा। ये बड़का जो हो जाएगा ये कान का बाली हो जाएगा। तो मान लिया जाए, एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया इस तरह का। हालांकि ये छोटा वृत्त है 19 सेंटीमीटर का, ये 9 सेंटीमीटर का। इन दोनों को क्या करते हैं, पिघला देते हैं तो एक बड़ा वृत्त बन जाता है। अब देखिए एक थोड़ा सा और शॉर्ट देहाती मेथड से समझिएगा, देहाती ट्रिक से। जैसे कि हम लोग नथिया और बाली का ट्रिक इसलिए दिया, अब देखते हैं कि हमारा ये जो होता है नाक का नथिया जो होती हैं वो हमारा पतला हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं हम, वापस करने के लिए अर्थात उसको गलबा करके उसको एक बड़ा बनवाने के लिए क्या करते हैं, मन बदल गया, 2-4 नथिया हो गया, एक नाना दे दिया, एक मामा दे दिया, और जैसे फलानमा चिलानमा 2-4 दे दिया तो नाक दुए ये दोनों पट्टी है तो 5 ठो थोड़ी ना पहनेगा। उसको क्या करेगा, एक शॉर्ट मेथड करेगा, ट्रिक लगाएगा, हो गलबा करके एक बार के बनवा लेते हैं। क्या करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, ऐसे होता है। 2-4 गो ठकने वाला जो होता है ना, अब नाना दे दिया, मामा दे दिया, मम्मी पापा देवे करेगा। अब 2-4 गो हो गया तो उसको गला करके एक बड़ा करवाते। अब देखिए मान लिया जाए कुछ तो वजन होता है, उसका वॉल्यूम होता है, आयतन होगा ना उसका। तो ये जो हमारा इसमें आयतन होता है जैसे कि दिया जाता है, तो उसका वजन बराबर हो जाता है। तो वजन को दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, बड़का जो बनता है उसका वजन भी जोड़ देते हैं। हम लोग कैरेट के अनुसार से, भरी के अनुसार, ग्राम के अनुसार से मापते हैं। ये 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है, दोनों मिलाएंगे तब तो 20 ग्राम बराबर बनेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कहता है इनका परिधि जो है, इनके परिधियों के योग के बराबर है। तो लिख दीजिएगा दिया है, मैं हालांकि आपको एक्स्ट्रा उदाहरण दिया है। तो दिया क्या है, पहले वृत्त की, क्या लिख दीजिएगा, पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, देखिए ना बेटा सवाल, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगा दोनों छोटे
वृत्तों के परिधियों का योग, हिसाबे का है, दोनों छोटे वृत्तों के परिधियों का योग बोला है। क्या बोला है? दोनों छोटे वृत्त के परिधियों का योग। सवाल ही कहा। अगर क्षेत्रफल का स्क्वायर बोलेगा, कहते हैं दोनों बड़े वृत्त का, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या हम तो डायरेक्ट लिख दिए यहाँ। बड़े वृत्त की त्रिज्या पहले हमको मानना था, त्रिज्या बराबर आर। एक लाइनें हम छोड़ दिए बीच में, एक लाइन को ही छोड़ दिए, डायरेक्ट हम सवाले बना दे रहे थे। अब देखिएगा, तो मान लिया जाए बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर है। मान लेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या आर। प्रश्न से आइएगा, प्रश्न से इनका कहना है कि दोनों वृत्तों के परिधियों का योग जो है, परिधियों का योग बराबर बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि। अब जो ये बड़का वृत्त होगा, ये जो बड़का वाला जो ये क्या बोल रहे थे हम? साइकिल का रिम नहीं, बाली कहते हैं ना। ये जो बाली जो बोल रहे थे, ये जो इसका परिधि होगा, परिधि क्या? बाहर का जो सरफेस होगा, बाहर का जो सरफेस एरिया होगा उसको हम लोग परिधि कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहते हैं इसको, परिधि को। तो ये जो होता है दोनों परिधियों के योग का, इन दोनों को परिधि जोड़ते हैं तो इसका बड़का होता है। इसलिए या कीजिएगा, इसलिए लिख दीजिएगा सूत्र से पाई r1 प्लस, या वृत्त की परिधि 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर 2 पाई बड़ी आर, 2 पाई बड़ी आर। क्योंकि यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर। तो यहाँ देख लीजिएगा सवाल में 2 पाई हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 पाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई आर। 2 पाई कैंसिल हो गया, या करेंगे 19 प्लस 9 बराबर आर, इसलिए डायरेक्ट लिख दीजिएगा आर बराबर 18 सेंटीमीटर। अब देखिए बाली का त्रिज्या कितना निकल गया, वो जो पहले साइकिल का रिम वाला इसका हो गया ना। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया? बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर, या तो डायरेक्ट बड़े वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? 18 सेंटीमीटर है। 19 8 28, 19 9 28, सॉरी। तो यहाँ देख रहे हैं 19 और 9, यहाँ 28 सेंटीमीटर हो गया। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या जोड़ने में यहाँ 28 सेंटीमीटर, 19 और 9 28 सेंटीमीटर, ये आपका डायरेक्ट 28 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ये बाली का हो गया 28 सेंटीमीटर, हो गया ना। यहाँ तक समझ में आई सवाल? किसी को कोई दिक्कत इसमें? 2 गो छोटका जो है ना, ये तो वृत्त को पिघला कर एक बड़का वृत्त बना दिए। अब आप समझ लीजिए इसको। तो यहाँ तक ठीक। अब क्षेत्रफल का योग बोलेगा तो आप क्षेत्रफल से कर देंगे, जिस तरह से बोला जाएगा आप उसको कर दीजिएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा सवाल। अगले सवाल में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा इस तरह का भी सवाल आते हैं, इसके जगह पर आपको 44 आ सकते हैं, 66 आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, माँ कुछ भी आ सकते हैं, बिहार है, कुछ भी आ सकते हैं, चल सकता है, सब कुछ मुमकिन है। बिहार है ना, तो यहाँ सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ जायज है यहाँ। तो कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। किसकी परिधि? वृत्त की परिधि। किसकी परिधि दिया हुआ है? वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ सवाल में आएंगे, दिया हुआ है वृत्त की परिधि, दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि दिया हुआ है
22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि जो हो गया 22 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए आप सूत्र से लिख दीजिएगा 2 पाई आर बराबर 22, 2 पाई आर बराबर 22 हो गया। या कीजिएगा 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 22, 22 और 22 कैंसिल हो गया, ये 22 और 22 कैंसिल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आर का मान हो जाएगा 7 गुने 1, 7 अब बटे कितना हो जाएगा 2, 2/7 होगा ना, तो ऊपर 7/2, आर का मान कितना हो जाता है 7/2 सेंटीमीटर। इसलिए आर का वैल्यू कितना हुआ 7/2 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आया 7/2 सेंटीमीटर आया। अब लिखिएगा सूत्र से, आप प्रश्नानुसार से कीजिएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश किसको कहते हैं इसको समझ लीजिएगा। ये हमारा टोटल वृत्त है। चतुर्थ अंश मतलब हुआ 1/4 का एक हिस्सा। ये हमारा रोटी है, ये मम्मी गोल गोल जो रोटी बनाई है, ये गोल गोल मम्मी का रोटी गोल, पापा का कौन सी गोल होता है पैसा गोल होता है। अरे बाप रे, हम तो भूलिए गए। पापा का पैसा गोल, मम्मी का रोटी गोल, और नथिया भी गोल होता है। और यहाँ देखिएगा, तो यहाँ क्या है वृत्त के चतुर्थ अंश। ये 4 टुकड़ा मैंने किया, एक टुकड़ा हो गया 1/4। ये जो हुआ हमारा 1/4 हुआ। यहाँ क्या हुआ 1/4 हुआ। तो यहाँ देखिएगा पूरा वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का, नहीं 360 डिग्री का। पूरा वृत्त पर कितना बनेगा 360 डिग्री का कोण बनता है केंद्र पर। वृत्त का केंद्र, पूरा वृत्त का जो केंद्र होता है उस पर कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 को हमने क्या किए हैं 4 टुकड़ों में बांटे, तो चतुर्थांश पर कितना डिग्री का कोण बना 90 डिग्री। चतुर्थांश पर कितना डिग्री का कोण बना चतुर्थ अंश। तो यहां लिख दीजिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी होता है। हालांकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई स्क्वायर लिखते हैं। 1/4 कैसे होता है आपको समझा दिया उधर। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/360 गुने 22/7 गुने 7/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। यहां 90 कहां से टपक पड़ा बीच में, तो लिखिएगा चूंकि चतुर्थांश पर बना कोण कितना 90 डिग्री। चतुर्थांश पर कितना डिग्री का कोण बना 90 डिग्री का। प्रत्येक चतुर्थांश पर 90 डिग्री का कोण बना, इसलिए थीटा का मान हो गया 90। अब देख लीजिएगा 1/4 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2, ये हो गया 7 7 कैंसिल, 2 से 2 गढ़ा 22। अब कर दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 11 गुना 7, 11 7 88, और 11 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 ना होगा। ओ 77, 11 गुना 7 करेंगे 77, अब बटे 4 दूने 8, ये हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः फाइनल लिख दीजिएगा, इसका सब चीज फाइनल कर देना है कि अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो हुआ 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 77/8 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहां तक समझ में आई? चतुर्थांश का क्षेत्रफल समझ में आई? ये इस तरह का हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आने वाले हैं, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कुछ अगले सवाल को हम लोग देखते हैं कि आगे सवाल किस तरह से आने वाले हैं। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बोलेगा तो इसी प्रकार से बना देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी बोलेगा तो आप इस तरह से कवर कर लेंगे इन सवालों को। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको बना लेंगे, यानी कवर कर लेंगे आप लोग इन सवाल को। अंतिम क्लास 2023 के लिए ये जो क्लास था आज का अंतिम क्लास चल रहा है। इसमें इसी तरह के सवाल आते हैं। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे कुछ अब धमाकेदार ये चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। कहने का आशय पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन जो आने वाले हैं, इसमें सबसे पहले आप लोगों को सारा का सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें आएगा बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला,
इस तरह के ये आने वाले हैं यहाँ, जो कि जिसका सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम्स होता है, टोटल सरफेस अर्थात पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आएंगे। बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सारे का आपको फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ना, तो गारंटी देते हैं आपको 4 नंबर आप ले लीजिएगा, 4 से 5 मार्क्स ले लीजिएगा आप इस चैप्टर से। सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले में बोला मैंने 4 से 5 मार्क ले लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही सवाल आता है। आप बोलिए घनाभ का आयतन पूछने का कोई सवाल है? घनाभ का आयतन क्या होते हैं? LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का आयतन हो गया। अब बताइए इतना भारी सवाल पूछेगा विद्यार्थी बना पाएगा? बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड का बच्चा मैथ में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब बताइए पूछता है कि बिहार, यहाँ जो पूछता है घनाभ का आयतन, अब पूछ देता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बच्चा को मालूम होगा तब तो बनाएगा। अब कौन बच्चा होगा जिसको बेलन का आयतन मालूम होगा? किसी को तो मालूम नहीं होगा बेलन का आयतन क्या होते हैं। तो बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है। तो बिहार बोर्ड जो है ना अभी इतना इजी कर दिया। अब बता इसमें कौन बच्चा होगा जिसको मालूम नहीं होगा πr²? जिसको नहीं मालूम होगा उसको आज मालूम हो जाएगा कि जो ना क्या होते हैं बेलन का आयतन πr²h। तो इस तरह से इसका जो ना आपको नोट्स बुक में होगा, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान दे करके कवर कर लेंगे तो आपको 4 से 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इसके सवाल पर चलते हैं कि सवाल किस तरह से आने वाले हैं इस चैप्टर के सवाल में। अब देखते हैं सवाल में कुछ बहुत अच्छे तरीके से सवाल आ जाते हैं कि कहता है 2 गो घन है, यानी 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा सवाल ये बहुत बार हम लोग बना चुके होंगे, अभी तक में न जाने कितनी बार बना चुके होंगे सवाल, आप सब भी भूल गए होंगे। एक बार और सही, न जाने कितनी बार इन साल भर में हम लोग बना चुके होंगे। 365 दिन, कल से 365 दिन पूरा हो जाएगा। मान लिया जाए हमारे टारगेट का, जिस मेहनत के साथ हम लोग पढ़ रहे थे वो कल हमारे सपने साकार हो जाएंगे। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी है। लोग जो है ना वैलेंटाइन डे गुलाब फूल देकर मनाएंगे। हम लोग कॉपी में कलम के साथ लिख करके वैलेंटाइन डे मनाएंगे और कॉपी को कहेंगे क्या आप हमारी वैलेंटाइन बनेंगे? कॉपी के साथ कहना वैलेंटाइन डे में। और साथ ही साथ और उस दिन एक ब्लैक डे भी हम लोग मनाते हैं, पुलवामा हमला अटैक जो हुआ था। तो कहते हैं कि 2 घनों इनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 2 गो घन है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? घन का उदाहरण हमारे लूडो का ये जो पासा होता है, छक्का जिसको कहते हैं, लूडो का छक्का जैसे कि लेते हैं इसे डुला करके जब फेंक देते हैं, हाँ 4 उग गया 5 उग गया, ये जो होता है वो वाला। ये हुआ हमारा घन, ये हुआ हमारा घन। घन का आधार क्या होता है? वर्ग। घन का आधार क्या होता है? वर्ग। ये 2 घन हैं हमारे पास, 2 गो घन हैं। 2 घनों को हम क्या करेंगे? 2 घन के संलग्न फलकों को मिलाएंगे। 2 घन को मिलाएंगे। अब देखिएगा 2 गो लूडो का गोटी लीजिएगा और दोनों को क्या, हालांकि ये छोटा बड़ा है, हालांकि आपको दोनों बराबर बनाना है। तो यहाँ देखिएगा इन दोनों फलक को मिलाएंगे। फलक को मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले मैं आपको घनाभ बना देता हूं। घनाभ का आधार क्या होते हैं? आयत होते हैं। घनाभ का आधार क्या होते हैं? आयत होते हैं। घन का आधार क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। घन का आधार वर्ग, घनाभ का आधार क्या होते हैं? आयत होते हैं। ये हो गया हमारा L, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा H। इसमें सब चीज A होता है। घन में छुच्छा A होता है, सिर्फ ए बिना नमक मिर्च का है ना ये, तो ए होता है, सिर्फ ए। तो ये जो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक का आयतन 64। अब यहाँ आयतन तो हम फैसला करिए लेंगे, तो लेकिन पहले देखना घनों के संलग्न फलक को मिलाएंगे तो घनाभ कैसे होगा। अब उदाहरण ले लीजिएगा, 2 गो लूडो का गोटी को हम लोग क्या करेंगे? सटाएंगे। सटा करके आप देख लीजिएगा उदाहरण।
तो यहां करेंगे, दोनों को जब सटाएंगे तो परिणाम क्या होगा, दोनों का बेस जो है बराबर है, वर्ग है, तो बेस क्या करेगा, ये सटेगा, तो लेकिन परिवर्तन क्या होगा, ये दोनों का लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन चौड़ाई परिवर्तन नहीं होगा और ना ही ऊंचाई परिवर्तन होगा। हम लोग आगे से सटाना, ऊपर से नहीं, ऊपर से भी सटाएंगे तो उसका लंबाई बढ़ेगा लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, ऊंचाई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग में किधर से भी सटाएंगे तो उसकी लंबाई ये बढ़ेगा, उसका क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा, तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, क्या बनेगा, घनाभ। अब लिख दीजिएगा, यहाँ सॉल्व से लिख दिए हैं, दिया है प्रत्येक घन का आयतन, दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, यही दिया है, प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां लिख देंगे ए क्यूब, इसलिए ए क्यूब, घन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब बराबर 64, ए क्यूब बराबर 64, या कीजिएगा ए बराबर रूट में 64 दे दीजिएगा, ये यहाँ 3 लगा दीजिएगा, इसके खोपड़ी पर बैठा दीजिएगा 3, ये जो खोपड़ी है ना, इसका खुला हुआ खोपड़ी का भाग गई ना, इस पर 3 बैठा दीजिएगा। इसका कहने का मतलब हुआ 3 के बदले में 1, कहता आप उधर मरिए कटिए कुछ भी होइए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो 3 के बदले में 1 लेंगे, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो आप अपने आप रखिए, इसका तो यही कहना है। तो आप क्या कीजिएगा इसके बदले में, अब कहते हैं अच्छा ठीक है, देखते हैं के गो तुम्हारा पार्टनर बनता है, तो देख लेंगे, 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूने 4 दूने 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 हो गया ना। ये तो कहा 3 गो हम लेंगे, 3 गो का बंटवारा करेंगे, तो 3 के बदले में 1, फिर 3 के बदले में 1, ये होगा क्या, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 4 चौक ओ हो, तो हमको वज्रा गए 6 गो न रे, हम भी बुतला जाते नसों में कीड़ा। ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2, ए बराबर कितना हो गया, इसलिए ए का मान कितना 4, वाह, घन की प्रत्येक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, घन की प्रत्येक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर। अब आएंगे इस पर सवाल में, चूंकि प्रत्येक यानी दो घनों के संलग्न फलक को, 2 घनों के संलग्न फलक को मिलाकर, फलक को मिलाने पर प्राप्त घनाभ में एल का मान क्या होगा, क्या बोले, लंबाई बढ़ेगा, 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 8, बी का मान नो चेंज और एच का मान नो चेंज, अर्थात चेंज नहीं होगा, इसलिए लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार बहुत बड़ा लिख रहे हैं ना, अब जगह कम पड़ रहा है ना, प्रश्नानुसार से, तो लिख दीजिएगा प्राप्त ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया 2 × LB + BH + HL, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। आगे लेकर चलिएगा इसको, कहते हैं ना चलिए ना उधर नाश्ता व्यवस्था भवंज है ना, इधर से इसको लेकर आना है। LB का मान कितना हो जा रहे हैं 8 × 4 + 4 × 4, ये हो आ गया ना तुरंत में, चलिए ना फैसला कर लेते हैं उधरे, ये मानने वाला थोड़ी ना, चलिए ना, तो 2 8 चौका 32 16 32 32 32 64 और 64 16 कितना हो गया 64 16 कितना होता है मालूम है, 64 16 कितना हो जाता है 64 74 70 10 80 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल रहेगा तो आप स्क्वायर दे देंगे और आयतन रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो दे देंगे, तो यहाँ अंत में लिख देना है कि घनाभ का अर्थात प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब की बार नंबर कटने का चांस एकदम नहीं है, उसको देना पड़ेगा, इस तरह से बनाएंगे क्योंकि हम बताए हैं ना, तो इसलिए सवाल का आंसर देना पड़ेगा, उसको जवाब देगा और सब आप जवाब देंगे और वो नंबर देगा, पक्का देगा, 100% नंबर देगा वो।
समझ में आई? इतना अच्छा से भला बच्चा सवाल बनाएगा तो काहे नहीं देगा सवाल का नंबर। इसलिए अच्छे तरीके से इसको छाप कर ही आना। समझ में आई? समझ में आई ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे सवाल को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिएगा सवाल में कि एक खिलौना है, झुनझुना नहीं, एक खिलौना है, एक मॉडल टाइप का खिलौना है जो कि 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक कैसा है? शंकु के आकार का। कैसा है? शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले, कहता है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर अध्यारोपित है? एक अर्धगोले पर अध्यारोपित। अध्यारोपित मतलब उस पर रखा हुआ है। किस पर रखा है? अर्धगोले पर। इसी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कौन ताजमहल बनेगा, वो दिखाना पड़ेगा कि कौन सा खिलौना बनेगा इसमें। तो क्या करना? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो अर्धवृत्त यानी अर्धगोला खींचना। अर्धगोला है या कटोरा बना देंगे जिसमें हमारी मैया जो होती है ना, नहीं मैया सब जो होती हैं, बच्चा को जो ना चम्मच लेकर के दूध भर भात खिलाता है, ये अर्धगोला हो गया। ये अर्धगोला, वैसा ही अर्धगोला है ये। इसी अर्धगोले पर जो है ना, इसी अर्धगोले पर ये देखिए। तो अब कटोरा बना, कितना मस्त कटोरा बन गया ना, देखिए कितना एकदम मस्त बन गया। आगे देखेंगे। अब तुम ही सब बोली मस्त बन गया, तो हम सब बोले तो आप बता दिए, तो अब हम भी मान लेंगे। हम भी मान लेंगे, जब तुम सब मान लिया तो हम भी मान लेंगे कि मस्त बना है ये। तो चलिए इधर से सवाल देख लेंगे। बड़े सुंदर सा बनाना है कि इसको मॉडल अच्छे से करना है। ये हो गया इधर से। अब देखेंगे इस मॉडल को इधर भी बना देंगे। अब देखिए कितना बढ़िया से अच्छा खिलौना बनाया है, बच्चा तो देख करके दौड़ने लगेगा। ये पूरा माप इसका 15.5 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या जो है लिख देंगे। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका भी त्रिज्या जाहिर है 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिएगा सवाल, यहां देखिएगा सवाल की मेन विशेषता यहां है
कि कटोरा, ये इसी कटोरे पर अर्धगोले पर ना अध्यारोपित है ये बेलन। किस पर अध्यारोपित? ओ बेलन हम बना दिए, हाय राम, शंकु बनाने के बजाय हम बेलन बना दिए, तो दूसरे सवाल बना दिया। देखिए भले हमको याद दिला दिया कि हम तो शंकु के बजाय हम बेलन बना दिए। देखिए अच्छा कोई बात नहीं है, इस पर हम लोग शंकु बनाएंगे। कुछ इस तरह से आएगा, ई बन जाएगा। जानते हैं शादी ब्याह में जो ना अथी न बनाता, लड़वा जो बनाता है, उसी टाइप का बन जाता है। लड़वा मड़वा ने रे, वो भुतला जाता है। चलिए आप देख लीजिए, इस तरह का हमारा इमेज है। इस तरह के इमेज को हम लोग देखेंगे। यहाँ 15.5 सेंटीमीटर ये खिलौना है। इसका शंकु का कुछ तो ऊंचाई होगा, ये शंकु का ऊंचाई। अब देखना सवाल को, यहाँ ये हमारा खिलौना बना है, अर्धगोला पर ये शंकु अध्यारोपित है। जैसा इन्होंने कहा था अर्धगोले के ऊपर में शंकु दिया है, शंकु मैंने दे दिया, उसी त्रिज्या दोनों का सेम टू सेम है। खिलौना का ऊंचाई 15.5 और इधर अर्धगोले की त्रिज्या जो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है। तो दिया है, लिख दीजिएगा क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, अरे बाबा दिया हुआ है ना, शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि अर्धगोले पर शंकु स्थित है। अर्धगोले पर क्या है, शंकु स्थित है। शंकु किस पर स्थित है, अर्धगोले पर। अर्धगोले के ऊपर में ये शंकु जो है ना स्थित है, अर्थात अध्यारोपित है। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, सेम टू सेम हो जाएगी। इसलिए साथ ही साथ लिखिएगा शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल इसका ना खींच रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करेंगे, टोटल कितना है 15.5 में घटा दीजिएगा। ये आप देखिएगा अर्धगोला जो है, इधर हम किधर भी इसमें खींचेंगे ना रेखा, केंद्र पर से कहीं भी खींचेंगे, सब का मान 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो मान लिया जाए इधर डॉट 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 करके काल्पनिक हमने मान लिया जाए। बोले है ना कि जब कुछ भी मान सकते हैं, या मान दिए, यहाँ एक मान दिए इसकी लंबाई, तो ये भी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो इसलिए इसमें 3.5 सेंटीमीटर घटा दीजिए तो 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब आपको याद दिला दूं कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है। तो यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करना पड़ रहा है, इसलिए l का मान हमको जरूरत होगा। इसलिए यहाँ क्या करना है, l का मान निकालना पड़ेगा। l का मान क्या करना पड़ेगा, l का मान निकालना पड़ेगा। इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात l बराबर हो जाएगा √r² प्लस h²। r का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 है 25, 4 तिया 12, 12.25 प्लस 144। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, डायरेक्ट हो जाएगा 4 1 5, 1 2 5। तो बढ़ते रहे 56 से 5 है 25, 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 13 56 से यहाँ तो 156.25 कैल्शियम हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ अब हमारा क्लियर आएगा। अब आएंगे प्रश्न के अनुसार से, जो कहा है प्रश्न ने सुन देंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, अब देखिएगा खिलौना बनाने में क्या क्या लगा है। ये जो मॉडल बनाया है खिलौना बनाने में क्या क्या लगा है। सबसे पहले हमको लगा है बेस। पहले महल बनाएंगे, पक्का बनाएंगे तो पहले दीवार खड़ा करेंगे और जमीन गति करेंगे, तब तो इधर करेंगे खड़ा। तो डायरेक्टे हम पक्के पीट देंगे, पिलर उलर खड़ा करना पड़ेगा। इसका बेस है ये। तो क्या खींचे हैं हम लोग, अर्धगोले का पृष्ठ, यानी ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है।
अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। आगे लिखेंगे शंकु अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ, अर्धगोले ना, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr² प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, πrl, πr कॉमन ले लेंगे, 2r प्लस l क्या बनेगा, 2r प्लस l क्या होगा, 2r प्लस l 22/7 गुने 3.5 और 2 गुने 3.5 प्लस 12.5। आगे लेकर आएंगे, इसको नीचे उतारिए, 22/7 है ना, 7 से भाग देंगे 3.5 में तो आधा दाम कट जाएगा। कितना दाम है, आधा दाम में कटेगा, या 3.5 दूना 7 करेंगे तो इतने आंसर आ जाएगा। 22 गुना आधा करेंगे तो 11, 22 गुना आधा करेंगे तो 11 और 3.5 दूना 7, 12 7 19, 19.5 हो गया। 11, 11 5 55, हाथ में रहल 5, 11 9 99, 5 हो गया, 104 का 4, हाथ में रहल 10, 11 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः फाइनल लिख दीजिएगा, इसका फाइनल हो गया, फाइनल हो गया इसका, अब जाएगी। अतः लिख दीजिएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ अभी जाएगी ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर है। हो अभी मरबा उरबा नहीं करना इसका भी, अभी तो इसका भी तैयारी हो रहा है ना। एक खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर हो गया, 214.5 सेंटीमीटर इधर से क्लियर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। इसका समस्या आज ये भरी इसका लेना ही है, फिर कल के बाद जो है ना कान में तेल दे करके सो जाइएगा। 12th की बात गई, 11th की बात गई, तो आप बनाने का होगा बनाएंगे। इसका 10th क्लास में आज के बाद इसको कल एग्जाम में आएगा तो छाप दीजिएगा, नहीं आएगा तो आप जो ना दिमाग में बैठा कर रख लीजिएगा। आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, इसलिए इसको खोइएगा मत, बुलाइएगा मत। हो गया ना, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं हम लोग सवाल में। अब देखते हैं अगला सवाल क्या होने वाला है, अब देखते हैं क्या होता है। इसको कुछ कुछ होता है सवाल में कि दिल का धड़कन जो है ना बढ़ता जा रहा होगा, मतलब कि जो है ना, मतलब जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी ना तो उसका दिल का धड़कन बढ़ता जा रहा है, दिल धक 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 कर रहा होगा। अर्थात घबराना नहीं है, अभी एग्जाम में जाने वाले हैं, कोनो बॉर्डर पर थोड़ी ना जाने वाले हैं, तो एग्जाम में जा रहे हैं, इसीलिए डोंट माइंड। पढ़े किस लिए हैं, इसी दिनों के लिए ना, पढ़े हुए एकदम से आराम से आज रात भर जो है ना सोइएगा, भरपूर मस्त सोना, आज भरपूर सोइएगा, क्योंकि कल फिर एग्जाम में छापना भी है। इसलिए माइंड को जो ना स्ट्रेस आउट कर देना, अर्थात माइंड को आउट कर देना, अर्थात दिमाग को शांत कर देना, सारे समस्याओं को दूर। अब कहेंगे सारे समस्या, नींद ही नहीं आएगा, नींद लाना होगा ताकि आप कल जो है ना चिंतन शक्ति बढ़ा सकें, 364 दिन का किया हुआ कार्य आप सोच कर याद दिला सकें। इसीलिए माइंड को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। इसलिए आज आप फुल नींद में सोइएगा, जितना हो सके सोइएगा आप रात में भरपूर। अब देखो हंसता है सबको जो ना, फिर आता है वही नथिया पिघलाने वाला। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में
ढाला जाता है बेलन के रूप में, ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखना इसको फटाक से बनाना, थोड़ा सा इसको स्पीड में करना होगा कुछ। तो देखते हैं कि त्रिज्या दिया हुआ है कि इतना जो है एक धातु का गोला है देखना धातु का गोला, ये क्या बना, क्या बना, ये गोला। और इसको पिघला करके हाय बनाते हैं, हाय ये क्या बनता है, ये तो पहनने वाला में से कुछ नहीं है। तो इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिएगा ये क्या बना, साइकिल का रिम, क्या बना, साइकिल का रिम, नहीं तो नक का नथिया, क्या बना, नक का नथिया। 4.2 सेंटीमीटर है और इसको पिघला करके क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाते हैं और इसका ऊंचाई ज्ञात करना। अब देखना सवाल, जैसे कि मैंने बताया था उसका जो वॉल्यूम होता है, मान लिया जाए ये 10 ग्राम है। जब हम लोग किसी मतलब कहते हैं कि जेवर वाले कारीगर के पास जाते हैं, ज्वेलर्स के पास जाते हैं, उसको कहते हैं ये 10 ग्राम है, वो नाप लेगा 10 ग्राम। उसका हम लोग आकार जब चेंज करते हैं तो सिर्फ हम आकार चेंज करते हैं, उसका वजन जो होता है वॉल्यूम्स उसका चेंज नहीं करते हैं। इसलिए याद रखिएगा ये 10 ग्राम एक भरी है, तो इसको भी एक के भरी में बनाना पड़ेगा। जहाँ तनियोटा कम हुआ तो सोच लीजिएगा ज्वेलर्स के ऊपर में क्या होगा, कितना बरसेगा। तो ये है, तो बातों की वर्षा होगी वहां। तो दिया हुआ है, तो आर का मान यहां देखेंगे, गोले में दिया है, गोले में आर का मान 4.2 सेंटीमीटर। 4 का मान कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, तथा बेलन में 6 सेंटीमीटर। बेलन में आर का मान 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर एच माना। बेलन की ऊंचाई क्या माना, एच मान लिए। बेलन की ऊंचाई क्या क्या मैंने, एच मान लिया। प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार देखिएगा तो क्या कहते हैं, इसको पिघला करके वो बनाते हैं, आयतन दोनों का बराबर होगा। तो लिख दीजिएगा गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो यहां देख लीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन हो जाता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो गया। तो यहां हो जाएगा 4/3 गुने आर का मान हो जा रहा है 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर आर का मान हो गया इसमें 6 गुने 6 गुने एच का मान कुछ नहीं, तो लिख दीजिएगा 3 से, या तो 6 सते 42 0.7, 6 सते 42 0.7 और 3 से कटाएंगे 1.4। अब टोटल गुना कर दीजिएगा, h बराबर 4 गुने 0.7 गुने 0.7 गुने 1.4। टोटल कीजिएगा, h का मान कितना होगा, h का मान क्या होगा, अब जरा देखना है h का मान क्या होगा। गुना कीजिए आप लोग, जल्दी से थोड़ा सा गुना कीजिए। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर हो गई। अतः बेलन की ऊंचाई कितना हो गया, 2.74 सेंटीमीटर हो गया। बेलन की ऊंचाई 2.74। इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आई, सवाल समझ में आई। अब क्या, अब तो इतना तोड़ तोड़ कर भाषा में समझाई, अब आप लोगों को समझ में आ गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर अब देखते हैं,
हम लोग चैप्टर 13 देख रहे थे, अब हम लोग चैप्टर 14 देख लेते हैं, जो कि लास्ट सवाल 3 गो होगा इसमें से, एक माध्य का, एक माध्यक का और दूसरा हो जाएगा बहुलक का। अब देख लीजिएगा, मैं आपको माध्य, माध्यक, बहुलक डायरेक्ट दे देता हूं। ये आपका कहेगा निम्नलिखित आंकड़े का, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य, माध्यक तीनों एक साथ ही तथा बहुलक ज्ञात करें। कितना 3 बार लिखना पड़ेगा, माध्य, माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करें। आप देखिएगा एक ही सवाल में तीनों बनाना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। 14 चैप्टर का जो है ना स्टैटिक्स चैप्टर में, इससे बढ़ करके कहीं कुछ नहीं आने वाले हैं। वर्ग अंतराल, ठीक, यहां लिख दीजिएगा बारंबारता, वर्ग अंतराल, बारंबारता 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 10, 6, 8, 14, 12, ये हमारा इस तरह से हुआ। अब इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। इसका माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है, आपको बहुलक भी निकालना है। आपको माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका होता है प्रत्यक्ष माध्य। हालांकि हिसाब में जो दिया रहता है वहां ये नहीं बताता है कि आपको कौन विधि से माध्य निकालना है। पग विचलन विधि निकालना है, कल्पित विधि निकालना है, प्रत्यक्ष विधि, 3 विधि से हम लोग माध्य निकालते हैं। लेकिन हम आपको प्रत्यक्ष विधि ही सबसे आसान होता है, इसीलिए उसी से हम बनाएंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा सॉल्व में याद रखना पड़ेगा आपको, जब हम लोग माध्य निकालेंगे प्रत्यक्ष माध्य, तो इसमें से हमको 4 खटाल, बहुलक में हमारे पास 2 डब्बे की जरूरत पड़ेगी और माध्यक में हम लोगों को 3 डब्बे की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, अधिकतम से अधिकतम 4 खटाल। हम लोग जो ना मतलब एक एक करके ही बना देते हैं ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम लोग पहले माध्य की ओर। 1, 2, 3, 4 डब्बा बना हमारे पास। ये वर्ग अंतराल, यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, वर्ग अंतराल। दूसरे नंबर में आएंगे हम लोग बारंबारता, जिसको हम लोग एफ कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आ जाता है हमारा ये वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग एक्स से संबंधित करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा ये सिग्मा एक्स इंटू एफ, सिग्मा एक्स इंटू एफ। ये हमारा हो जाएगा 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ये इस तरह से हमारा हो गया क्लियर, 180 से 200 यहाँ तक ठीक। दिया है बारंबारता हमारा 12, 14, 8, 6, 10 यहाँ तक दिया हुआ है। यहाँ वर्ग चिन्ह बराबर होता है बाबू, याद रख लीजिएगा, वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा जोड़, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2, ये फॉर्मूला हो गया। जोड़ दीजिएगा 100 और 120, 100 और 120 जोड़िएगा 220 का आधा करेंगे 110, फिर देखिएगा 120 और 140 तो 260 तो हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब देखना कि बेटा डिस्टेंस कितना है दोनों में, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 60, दोनों में सब में डिस्टेंस 20-20 का चल रहा है, 20-20 बढ़ा दो, 110, 30, 50, 70, 190 हो जाएगा। डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से यहाँ आपको बंद कर देना है 190 तक, यहाँ डब्बा बंद कर देना है, यहाँ हो जाएगा कुल और यहाँ लिख दीजिएगा योग, अर्थात यहाँ टोटल योग। अब देखते हैं, इसको गुना कर दीजिएगा, x इंटू एफ कहने का मतलब गुना कर दीजिए 12 ग्रह बतील से 1320, 13 14 82 से 1820, 15 8 बेसा से 1200, 17 6 72 से 1020 और 19 गुना 10 190, टोटल 1900 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा 0 0 0, 2 2 4 4 2 6 हाथ में रहल कुछ न है, 3 8 11 2 13 13 9 22 का 2 हाथ में रहल 2, 3 1 4 1 5 1 6 1 7। अब जोड़ लेते हैं फिर से 0 0 0, 2 2 4 2 6 6 1 6,
3 8 11 2 13 9 13 9 22 का 2 हाथ में रहल 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7260 हो गया। चूंकि लिख दीजिएगा प्रत्यक्ष माध्य, डायरेक्ट लिख दीजिएगा प्रत्यक्ष माध्य बराबर फॉर्मूला हो गया सिग्मा एक्स इंटू एफ बटे ये सिग्मा एक्स इंटू एफ बटे सिग्मा एफ, ये फार्मूला हो गया। इसके अनुसार से आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि या में एक्स एफ का वैल्यू हो गया हमारा सिग्मा एक्स यानी एक्स पर पावर बराबर हो गया डायरेक्ट 7260 बटे, इसको जोड़ दीजिएगा 12 14 26 26 8 34 34 40 40 10 50, टोटल हो जाएगा 50, 0 0 खत्म। तो 5 1 5 2 5 चौक 20 5 1 25 5 2 10, कितना हो जाएगा 5 1 5 यहाँ 2 बचा 5 चौक 20 2 बचा 5 है 25 1 बचा 5 2 10 145.2, इसका माध्य कितना हो गया 145.2, इसका माध्य कितना हो गया 145.2। यहाँ तक समझ में आ गई माध्य के लिए। अब आते हैं हम लोग बहुलक के लिए, इसको हम लोग मिटाएंगे। आप लोगों को समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें किसी को, सबको समझ में आ रही, भेजा में घुसा ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। हम लोग इसको 2 डब्बे को मिटा देंगे, इसको भी साफ कर देंगे। अब आएंगे हम लोग बहुलक की ओर, माध्य हो गया, अब बहुलक में आएंगे। मैंने बताया था बहुलक में 2 डब्बा अर्थात बहुलक में 2 खटाल। अब देखिएगा बहुलक बारंबारता वर्ग होता है, बहुलक वर्ग मान क्या होता है, बहुलक वर्ग बराबर जो होगा तो बारंबारता वर्ग की अधिकतम मान का वर्गांतराल देखिएगा, बारंबारता वर्ग की अधिकतम मान का वर्गांतराल। सबसे ज्यादा कौन है इसमें 14 वाली बात है, तो सबसे बड़ा कौन है 14, तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 120 से 140। अब देखिएगा हमारा सूत्र जो होता है बहुलक के लिए हमको जरूरत पड़ता है एल का मान जो होता है, एल का मान बारंबारता वर्ग जो होता है ना, ये जो वर्ग अंतराल होता है उसकी निचली सीमा 120, एच का मान होता है इसका डिस्टेंस 20, और यहाँ हो जाएगा F1 का मान जो होगा, जो हमारा बारंबारता हुआ टोटल वो हो जाएगा F1 का मान हो गया आपका 14, F0 अब देखिए 1 से पहले 0 है, 1 से पहले 0 जस्ट इसके ऊपर पहुंच जाएंगे 12, F2 का बात करेंगे जस्ट इसके नीचे आएंगे, यहाँ देखिए सवाल को 14 के नीचे आएंगे तो 8, ये सवाल आने वाले हैं। L का मान 120, H का मान, दोनों का डिस्टेंस कितना है, अंतर कितना हो गया इसमें डिफरेंस, तो आपका 20, इन दोनों के बीच में दूरी 20 का है, 20 दे देंगे। F1 का मान हो जाएगा 14 जो सबसे अधिक बार आया है, F0 का मान हो जाएगा 12 अर्थात 0 1 से पहले 0 आता है तो 12, F2 का मान 14 यानी F1 के नीचे में आएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 8, उसका मान कहाँ 8 हो जाएगा, कहाँ है लिख दीजिएगा सूत्र से, बहुलक बराबर L प्लस, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ये इसका फॉर्मूला होता है, बहुलक का ये फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब बैठा दीजिए इस पर मान L प्लस, यहाँ टोटल F1 का मान कितना हो जा रहा है 14 माइनस 12 2 गुने 14, यहाँ L का वैल्यू हो जाएगा 120 ना, तो 120 दे दीजिएगा, 14 गुने 2 गुने 14 माइनस F0 का मान हो जाएगा 12, F2 का मान हो जाएगा 8 गुने 10 यानी सॉरी 20, दोनों के डिस्टेंस 20 है, कर दीजिएगा 120 प्लस 2 गुना 20 तो कितना हो जाएगा 40 बटे 14 दूना 28 12 8 20, 20 में 28 यानी 28 में 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, तो 8 पंचे 40, 120 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 125, इसका बहुलक कितना हो गया 125, इसका बहुलक कितना हो गया 125, समझ में आई इसमें।
यहाँ मान किन ये 120, इसका कम वाला, इन दोनों के बीच का अंतर b यानी h हो गया आपका F1 जो सबसे ज्यादा होगा, F0 जस्ट उसके ऊपर, F2 जस्ट उसके नीचे। तो डायरेक्ट लेंगे और फॉर्मूला पर बैठाएंगे, पुट करेंगे, मान क्लियर। कोई दिक्कत इसमें? डायरेक्ट फिनिश, क्लियर हो गया ना। आगे सवाल देखते हैं हम लोग इसका। अब बचा क्या है माध्यक निकालने के लिए, इसका माध्यक मिटा दिया हमने पूरे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, माध्यक फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे माध्यक के लिए मैंने बताया था 3 खटाल, इसके लिए 3 खटाल की जरूरत पड़ेंगे। राम ये 2 और 3, ये हो गया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता, और ये हो गया आपका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसका एक बहुत ही फेमस सा ऑब्जेक्टिव आता है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। याद रखिएगा, संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है वह त्वरण कहलाता है। ये हर बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, हर बार की बात करता हूं मैं। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती हैं? त्वरण कहलाती हैं। तो यहाँ देखिएगा वर्ग अंतराल 100 से 120 हो गया, 120 से 140 हो गया, 140 से 160 हो गया, 160 से 180 हो गया, 180 से 200 हो गया। चलिए सवाल फटाक से यहाँ लॉक करते हैं हम। इस सवाल को लॉक करना है 12 14 या 8 6 10, 12 14 या 8 6 10। अब टोटल हो जाएगा। अब संचयी बारंबारता का मान निकालने के लिए जरा देखिएगा, कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है ये लगातार बढ़ते क्रम में हो जाता है या लगातार ये घटते क्रम में हो जाता है। अर्थात कहने का आशय है ये बढ़ते क्रम में हो जाता है या घटते क्रम में। जब भी कभी आपको ऐसा कंडीशन दिखे ना, वो बारंबारता नहीं होगा बल्कि वो संचयी बारंबारता होगा। वो क्या होगा? संचयी बारंबारता। लेकिन हमारा यहाँ बारंबारता दिया हुआ है, हमको संचयी बारंबारता मान निकालना। संचय मतलब होता है जोड़ना, संचय मतलब एकत्रित करना। तो 12 1 12, 12 14 26, 26 8 34, 34 6 40, और 40 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 50। कहने का आशय ये जो हमारा ये लक्ष्मण रेखा बना, आपको बनाना नहीं, आपको समझाने के लिए बना है। एक बार 12 1 12, फिर इसके अगले में जोड़ दीजिएगा 12 14 26, फिर जोड़ दीजिए 34 34 40 40 10 50। अब देख लीजिएगा कुल इसका भी मान 50 आएगा। तो 50 जब आता था ना, ये दोनों मान जब हमारा बराबर हो जाता है तभी हमारा ये सही सवाल चल रहा है, नहीं तो हमारा गलत है सवाल। समझ में आई? ये सही चल रहा है तो हमारा सवाल सही सब चीज है, नहीं तो सब चीज गलत है। तो यहां लिख दीजिएगा चूंकि n टोटल मान कितना हो जा रहा है, कुल बारंबारता मान क्या हो जा रहा है? n। चूंकि कुल बारंबारता बराबर n बराबर 50, इसलिए n बराबर n/2 बराबर क्या हो जाएगा? 50/2। तो कितना हो जा रहा है? 25। अब देखना है इसमें कंडीशन है माध्यक वर्ग ढूंढने का। माध्यक वर्ग देखिएगा 25, ये तो 12 तक थम जाएगा ना, वो तो 12 तक दे सकता है। यहाँ 12 से आगे और 26 तक दे सकता है। ये हमारा बंदा ये है, तो ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। अब आते हैं यहाँ माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा कितना? 120 से 140, इसलिए L बराबर हो जाएगा 120, H बराबर हो जाएगा 20। सी एफ का मान जो होता है, याद रखिएगा, पहले एफ लिख लेते हैं। एफ का मान कितना हो गया? जो इसमें आएगा वही हो जाएगा। और सी एफ का मान जो होगा, सी एफ का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता नहीं, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता क्या है? 12। तो चल जाइए 12 के पास, सूत्र से लिख दीजिएगा। सूत्र से माध्यक बराबर सूत्र हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। माध्यक बराबर फॉर्मूला हो गया L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। L का मान हो गया आपका 120 प्लस n/2 का वैल्यू हो गया 25 माइनस 12/14 गुने 20। 120 प्लस यहाँ बच जाएगा 13, 13 दूना 26, 260 बटे 12, 25 में 12 जाएगा 13, 13 दूना 26, 260 बटे 14। या टोटल कीजिएगा, कटा देना है तो 2 सते 14, 13 दूना 26,
या तो 7 से कटा देना, 7 7 49, 7 8 यानी 7 1 7 6 बच जाएगा, 7 7 49 7 8 56, 4 बच जाएगा, 4 से 7 5 35, 5 बच जाएगा, 7 7 49। इस तरह से कुछ चलता रहेगा। 120 प्लस 18.57, इसके आगे भी चलेगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 120 और 18 कितना हो जा रहा है, 138.58 लगभग। इसको लिख देंगे, एक बढ़ा करके डायरेक्ट लिख देंगे 58 लगभग। ये हमारा हो गया माध्यक, ये हो गया हमारा माध्यक। आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें समझ में आई? समझ में आई? अब एक और चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर था प्रायिकता। प्रायिकता में याद रखिएगा, निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना, अनिश्चित प्लस, पहले निश्चित प्लस अनिश्चित बराबर इसका मान क्या होता है, एक। इसी पर ये खेल बसा हुआ है। तो आप लोग 15वें चैप्टर में आप लोगों को फॉर्मूला याद कर लेना, और आप लोग जो है ना इसको अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, और एग्जाम को जो है ना फोड़ कर आना है एग्जाम में। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका ये 2023 के लिए क्लास खत्म होती है। तो आप लोगों का भाग्य शुभमय हो, और आप अच्छे तरीके से आप एग्जाम में लिखें। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।